अबू बकर शुरू करो जी। अच्छा शुरू कर रहे तू। अच्छा लेक्चर नंबर 92 भाई फरमा रहे हैं, कैफ 5 लेक्चर 92। अच्छा मोहतरमा, अगर IS 1037 ओरिजिनल आप निकालें, ओरिजिनल अगर घरों में आपके स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है पार्ट A2, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर मोहतरम ये स्टैंडर्ड के पैराज हैं, कुछ पैरा 10 है, जैसे पार्ट A2 में पैरा 10 है, इसमें आपको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। पैरा 14 में आपको ये इंशाल्लाह पैराज के ना नंबर भी मैं आपको आज देने लगा हूं, मेरा नंबर नहीं दे रहा, पैराज के नंबर। प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट की प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट हो। तो अगर आपने कभी पेपर में प्रोविजन के बारे में लिखना है तो असल में इसी में सिनेरियो डालना होता है, यही 3 लाइनें आप खोल के लिख सकते हैं प्रोविजन की। फिर पैरा 14 के बाद अगला जो पैरा बनता है डेट इज पैरा 45, ये मैंने डाला हुआ इधर आज की लिस्ट में, पैरा 45 नहीं, इसको मैं उड़ा दूंगा, छोड़ें, ये वेबसाइट पे अपलोड करूंगा हाँ आज के नोट्स में। फ्यूचर इवेंट्स, ये कौन सा पैरा है जी? 48, ये आज मैं अपलोड कर देता हूँ, ये वाला जो मैंने डब्बा बनाया है पैरा 48 फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट याद है वो क्या कहते हैं, मेट्रो ट्रेन और उस टाइप की कोई बात हुई थी। अच्छा एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये भी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ये शुरू वाली क्लासों में एक दो में पढ़ा था, भूला होगा, रिवाइज भी नहीं किया था, देखेंगे आपको याद आ जाएंगी चीजें। पैरा 53 और 54 रिइंबर्समेंट के लिए है, तो यार हमने यही लाइनें लिखनी होती हैं उधर, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने सिनेरियो में से उठा के चीजें डाल देनी होती हैं। तो पैरा 53 54 रिइंबर्समेंट, और इसके बाद 63 कौन सा यार? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करेंगे तो, लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस चीज की इंडिकेशन है कि एसेट्स को इंपेयरमेंट ऐसे गुजार दो, इसलिए मैंने दोनों पैरास लिखे हुए हैं। 63 भी लिखा हुआ है, 64 पता नहीं क्यों डाला हुआ है मैंने, ये उड़ाने लगा हूं, 64 उड़ाने लगा हूं, 63 और 65। ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट में भाईजान आपने कुछ ज्यादा चीजें याद नहीं करनी, बेशक पैरास भी छोड़ें, ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट में ये एक लाइन काफी होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट एंड पेनल्टीज। तो ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइनें लेने छोड़िएगा। पैरा 68 की मैं ऐसे कर देता हूं, यहां लिख देता हूं जब अपलोड करूंगा, लास्ट 2 लाइंस। अच्छा इसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग है, उसके मुझे पैरास दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी किताब में भी आपको पता है पैरास डले हुए थे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। पैरा 70 है, और जो भी है रिस्ट्रक्चरिंग के पैरास आपको पता है और यूज भी करने काफी हद तक आते हैं। इसके बाद यार ये डिस्क्लोजर्स के पैरास हैं, डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रोविजन, डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोजर्स ऑफ कंटिंजेंट एसेट, इसमें आपने बताना होता है ब्रीफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ, तो इसलिए ये पैरास भी मैं डिलीट करने लगा हूं, ये पैरास भी छोड़िएगा, ये कोई आपको देखने की जरूरत नहीं स्टैंडर्ड में, छोड़े पड़े। एग्जांपल्स होगी IFRS पार्ट 20 से जो कराई थी, पीछे बच गया डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन, ये जरा नजर मार लेते हैं। पैरा 85 के है, या आपके सामने पहली दफा खोलता हूं मैं, पैरा 85, 84 बन रहा है, इसको 84 कर दो। पैरा 84, फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, वारंटी, ऑन रिस्क, रीस्ट्रक्चरिंग, फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, और याद आ रहे हैं तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, एडिशनल प्रोविजंस, अमाउंट यूज, पेमेंट्स मेड, अनयूज्ड अमाउंट्स यानी प्रोविजन रिवर्स कर दी, इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट की वजह से, और बस ये कंपैरेटिव ऐसे इसने लिखा हुआ है, कंपैरेटिव नहीं चाहिए होता इस नोट का, पिछले साल का नोट नहीं चाहिए होता साथ, सिर्फ इसी साल का प्रोविजंस का नोट बना के देना होता। तो ये वो जो हम टेबुलर फॉर्म में करते थे, ऐसे ही कभी डिस्क्लोजर जहन में आगे प्रोविजन के तो वो ये वाले हैं। अच्छा इसके बाद बस ठीक है, ये मैं अपलोड कर देता हूं। और IS 10 में हमारा एक पैरा सिर्फ पैरा नंबर 3 जिसमें एडजस्टिंग की डेफिनेशन है और नॉन एडजस्टिंग, अगर कभी उसकी अंग्रेजी भूल रही हो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की, तो पैरा 3 खोल के आप उस अंग्रेजी को देख सकते हैं। अच्छा जी, आज का आपका होमवर्क है IS 1037 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन 19, इसमें 3-4 इवेंट्स हैं, आपने देखना होगा एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। ये वीडियो छोटी थी, आपने शायद देख ली हो, कितने देर की है ये? 10-12 मिनट की है इसकी वीडियो। तो क्वेश्चन 19 की आज आपने वीडियो देखनी है, और आई होप कि आप हजरात ने कल जो आपको वीडियो बताई गई थी वो आप हजरात ने जो है वो देख ली होगी, जितनी डिस्कशन उस वीडियो में हो गई है डेट वाज एनफ, उससे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं उस पर करूंगा। वो था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, और वो क्या इदारे का नाम क्या था? नहीं वंडर तो नहीं था, वंडर था वंडरलैंड, हाँ वंडरलैंड। और मोहतरम इसके अंदर ये सिनेरियो जो है वो आपने देखा कि आपने पहली दफा टेस्ट किया, ये बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें आई के अपने पहली दफा डिस्कस किया एक सिनेरियो नया कि अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिलायबली एस्टीमेट नहीं हो रही थी, पेज 50 के जो एंड पे एडजस्टमेंट थी, क्योंकि हमने उसके स्क्रैच का डाल दिया था तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कितने के डाल दिए हैं। तो पहली दफा एक डिस्कशन हुई थी कि अमाउंट रिलायबली एस्टीमेट नहीं हो रही, तो अगर पास्ट इवेंट भी हो, प्रोबेबल आउटफ्लो भी हो, लेकिन अमाउंट रिलायबली मैयर ना हो सके तो उसे डिस्क्लोज करते हैं एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये जिसमें कितने लोगों ने इसकी डिस्कशन भी अटेंड कर ली थी। ओके चलिए यार सोबर,
पहली चीजें बड़ी बॉर्डर में। IFRS 9 में आ जाए जी। कल वाला पेज 175, पेज 175, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। हमने शेयर्स बाय किए थे कल, 200 शेयर बाय किए थे शायद एक सवाल के अंदर, 16 रुपए के किए थे, बाद में 22 रुपए के हो गए थे, फिर 18 रुपए के हो गए थे। अच्छा जरा जल्दी जल्दी बताएं, अगर मेरा रास्ता ही शॉर्ट टर्म है, यानी मेरी नियत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, तो हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू P&L। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए ना खरीदूं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदूं, यानी कि मैंने बेचने के लिए शेयर नहीं खरीदे बल्कि रखने के लिए खरीदे हैं, तो अगर मैं खरीदते ही ये पसंद करूं कि मैं FVTOCI पे जाऊंगा और ये फिक्रा बोलूं कि फिर वापस नहीं आऊंगा, तो FVTOCI, यानी कि ये इलेक्टिव मॉडल है। वरना एक मॉडल अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, वो कौन सा है? P&L। क्लियर? तो कल हमने इधर FVTPL सॉल्व किया था, इधर FVT। अगर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं तो P&L में गेन लेके जाए मस्ट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं और इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त ये नियत आप करते हैं कि कभी भी वापस नहीं आऊंगा FVTOCI से, तो FVTOCI पे चले जाएं। वरना बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी मौजूद है, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये जरा पढ़ें, ये दो लाइनें अभी नहीं समझ आएंगी, ये दो लाइनें नहीं समझ आएंगी। ये एग्जाम टिप फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को कहां रखने? मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, और कोई रास्ता ही नहीं ना। छोटे मोटे शहर में जाने तो GT रोड से जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए यानी नॉट फॉर, वी कैन मेक एन इरिवर्सिबल इलेक्शन एट इनिशियल टू मेजर इट एट, अदरवाइज इट विल बी केप्ट एट। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की तो डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी मौजूद है? अगेन अगेन बार बार लिखें, ये बातें भूल जानी है। ये इलेक्टिव है और ये डिफॉल्ट है। इलेक्टिव मींस के चूज करके इधर जा सकते हैं, जागे तो चले गए तो फंस गए, वरना डिफॉल्ट कैटेगरी हमेशा मौजूद है इधर। कौन सी? वो बात नहीं है, मैंने किस तरह नहीं सोचना। चलें यार ठीक है, मेरे ख्याल से जिन हजरात ने तशरीफ लाना था वो तशरीफ ले आए हैं। अब पहले सफे से शुरू करें, पहले सफे से शुरू करें जी। आसान आसान सी एंट्रीज जो इंट्रो FR1 की क्लास के अंदर हम पढ़ते होते थे। रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा। यार सबसे पहला सफा है चैप्टर का ना, पेज 172। बताओ यार, रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा ऑन क्रेडिट समझ लें। परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा ऑन क्रेडिट लिख लें, ऑन क्रेडिट। तो रॉयल फैन ने होंडा से उधार पे चीजें खरीदी। बताएं जी एंट्री, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। होंडा की एंट्री करेगा बोलें, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। क्लियर? अच्छा जी, रॉयल फैन रिसीव लोन फ्रॉम होंडा ऑफ ₹1000। रॉयल फैन ने होंडा से लोन लिया। जरा सोच के बताएं, लोन लिया किसने और लोन दिया किसने? तो रॉयल फैन क्या एंट्री करें? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। और होंडा क्या एंट्री करें? लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। क्लियर? अच्छा जी, रॉयल फैन इशूड शेयर्स, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। रॉयल फैन इशूड शेयर्स टू होंडा फॉर ₹12। तो 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में इशू किया, तो 500 शेयर इशू किए। तो 500 ज़रब 10 रुपए फेस वैल्यू के मद में कितने आए? 5000। और 500 ज़रब 2 रुपए प्रीमियम की मद में कितने आए? 1000। दोनों का टोटल 6000। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताएं, रॉयल फैन ने शेयर इशू किए तो होंडा ने शेयर
परचेज किए। रॉयल फैन ने शेयर इशू किए तो होंडा ने शेयर, इसकी कल हमने एंट्रीज की थी, इसकी कल हमने एंट्रीज की थी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश। बाद में आगे हमारी मर्जी है कि इन्वेस्टमेंट अगर महंगी हो जाए तो गेन पीएनएल में ले जाएं या ओसीए में ले जाएं, वो डिपेंड करेगा हमारी नीयत क्या है। तो कल से इसकी हमने एंट्रीज की थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। यार बिल्कुल इसी तरह ना जिस तरह शेयर इशू होते हैं उसी तरह 10% तो इंटरेस्ट रेट है, 10% को भी कुछ नहीं करना आपने, इंटरेस्ट रेट से आज बाद में खेलेंगे। रॉयल फैन इशूड डिबेंचर्स टू होंडा, रॉयल फैन इशूड डिबेंचर, शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट। इसने उधार लिया है, इसने उधार लिया, यहां पे डॉलिंस ने, रॉयल फैन ने उधार, ये जो आखिरी वाला डब्बा है इसका मतलब है उधार लिया। रॉयल फैन शेयर इशू करके पैसे ले रहे हैं या डिबेंचर इशू करके पैसे ले रहा है? शेयर इशू करके भी पैसे लिए जाते हैं और डिबेंचर इशू करके भी। अगर ये डिबेंचर इशू करे तो ये बाय, अगर ये डिबेंचर इशू करे तो ये डिबेंचर बाय कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट, क्लियर? अच्छा, अच्छा भाई, रॉयल फैन असल में पता करता क्या, रॉयल फैन अपनी प्रिंटिंग मशीन से, इधर उंगली रख रहा हूं मैं, तसल्ली से बातें समझे, कोई जल्दी नहीं। रॉयल फैन अपनी प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करते हैं और लोगों से कहते हैं मुझे पैसे दे दो, तो शेयर एक एविडेंस होते हैं कि लोगों ने पैसे दिए। तो जैसे रॉयल फैन है अपनी प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करेगा, होंडा, वसीम अकरम, इमरान खान थोड़े थोड़े इनके शेयर खरीद लेंगे, तो वो शेयर इशू कर रहा होगा, कैश आ रहा होगा, कंपनी ने कारोबार करना है ना, कंपनी को कैश चाहिए, कंपनी जब नहीं बनती है कारोबार करने के लिए कैश चाहिए होता है, तो वो क्या प्रिंट करके देती हैं? शेयर्स। फिर लोग घरों से क्या लाते हैं? पैसे। तो कंपनीज क्या एंट्री करती हैं? कैश डेबिट, हमारा कैपिटल बढ़ गया। लेकिन जो लोग घरों से पैसे लाते हैं वो क्या एंट्री करते हैं? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। थोड़े अरसे बाद वो कंपनी कहती है मुझे और पैसे चाहिए, तो अब शेयर होल्डर्स कहते हैं अब हमें शेयर्स ना दो, अब हमें ऐसा करो कि हम उधार कर लेते हैं तुम्हारे से पैसे। अब फिर कंपनी क्या करेगी? कैश रिसीव करेगी आप लोगों से और आपको प्रिंटिंग मशीन से डिबेंचर प्रिंट करा के देगी। तो कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इसको कर लो लोन पेएबल, आसान कर लो, लोन पेएबल कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। और ये कर रहा होगा लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट। क्या? हाँ, डिबेंचर्स के ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो शेयर्स वगैरह हैं इनके ऊपर डिविडेंड आता है और डिबेंचर्स पे क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। अच्छा, मैं आपको कुछ और अभी बताना चाह रहा था, वो जरा सुन लीजिएगा। ये पहली दो मिसालें तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताई थी। ये जो सिनेरियो है ना, ये वाले, इसमें ना दूसरा तीसरा, रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी। रॉयल फैन को ना पैसों की जरूरत पड़ती है। अब पैसे इकट्ठे करने के बिजनेस में कई तरीके हैं, उधार ले लो, पैसे उधार ले लो, या अपने शेयर इशू कर दो, या उधार का एग्रीमेंट होता है, एक सफा बनते हैं बस उधार ले लेते हैं आप जाके, उधार का एग्रीमेंट होता है। इसका एग्रीमेंट नहीं होता, इसके एग्रीमेंट की बजाय डिबेंचर इशू होते हैं। तो रॉयल फैन को अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर उधार लेने की जरूरत पड़ जाए तो या पैसों की जरूरत पड़ जाए, या उधार ले ले, कल भी नहीं आया था तू, या उधार ले ले, या शेयर इशू करके पैसे ले ले, या डिबेंचर इशू करके पैसे ले ले। ये तो मैंने बात कर दी रॉयल फैन की, क्योंकि डेट इज इन नीड ऑफ मनी। लेकिन होंडा हैज सरप्लस मनी, होंडा हैज सरप्लस मनी एंड इट वांट टू इन्वेस्ट, अंग्रेजी का फिक्रा पता नहीं, वांट्स क्या होना चाहिए, इट वांट्स टू इन्वेस्ट। होंडा के पास सरप्लस मनी है, ये क्या चाहती है? अब कुछ लोग आपको पता है दुनिया में कह रहे होते हैं मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास, उधार चाहिए मुझे। और कुछ कह रहे होते हैं पैसे की रेल वेल है मेरे पास, किसी को चाहिए तो उधार, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा हूं कहीं पे। कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं जिनके पास जेबों में पैसे होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं प्लॉट कहां अच्छा मिल जाए, फलां चीज कहां अच्छी मिल। जिनके पास जेबों में पैसे हैं वो ढूंढ रहे होते हैं हम इन्वेस्ट कहां करें, और जिनके पास पैसे नहीं है वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए? उधार चाहिए। तो बैक एंड पे थीम जहन में रखें, दूसरी, तीसरे और चौथे सिनेरियो में क्या है, बैक एंड पे क्या थीम है बोलें? इन तीनों सिनेरियोज में रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी एंड होंडा हैज
एंड इट वांट्स टू इन्वेस्ट। देयर आर डिफरेंट मोड्स अवेलेबल, 2-3 तरीके अवेलेबल हैं पैसे लेने के, और आपके पास भी 2-3 तरीके अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के। आ जाओ, आगे आ जाओ। आप क्लास फॉर्मली पे शुरू करें। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लें। हाँ, डिवेंचर पेबल ना आपके समझने के लिए लिखा हुआ है, लोन पेबल की तरह लगे, इसलिए मैंने लफ्ज लिखा हुआ था। हाँ, उधार वापस करना है, जब भी कभी जो है उधार वापस करना पड़ेगा ना। अभी ले लिया ना लोन, उधार ले लिया है, कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट इशू किया ना, सफे इशू किए हैं, तो कैश जेब में आ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई आप पे, 5 साल बाद ये उधार वापस करना पड़ेगा लोगों को। डिवेंचर तो उनको दे दिया ना, आप डिवेंचर दे दिए तो वो चले गए, अब वो चले गए 4-5 साल वो वापस आके कहेंगे यार हमारा पैसा वापस करो, तो आपको फिर ये पेबल डेबिट करके उनका कैश वापस करना पड़ेगा। लोन तो किसी खास मुद्दत के लिए होता है ना। चलें जी, अब आप मुझे साथ साथ इन सब की एंट्रीज करवाएं। रॉयल फैन ने उधार लिया, जरा वॉइस ऐसा रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, आज के बाद दोबारा ना कहना पड़े। रॉयल फैन ने उधार लिया, बताएं जी क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, क्योंकि इट वाज इन नीड ऑफ मनी। अच्छा जी, रॉयल फैन ने उधार लिया, होंडा की एंट्री करेगा लोन रिसीवेबल डेबिट कैश। क्लियर? आगे, रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ, तो इन्होंने कहा सरमाया इकट्ठा करें, लोगों को कोई घरों से पैसे लाएं। रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। जो लोग घरों से पैसे ला रहे होंगे उनके घर से तो पैसे जा रहे होंगे, फिर तो कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट। ठीक है, जो बंदा जो है वो चीज खरीद रहा होता है वो एंट्री करा होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट। रॉयल फैन ने कहा मुझे पैसों का नशा नहीं उतर रहा, मुझे उधार भी आ गया है, मुझे जो है वो सरमाया भी इकट्ठा कर लिया है, कुछ और पैसा चाहिए मुझे। तो अब लोन एग्रीमेंट टाइप कोई चीज नहीं होगी, रॉयल फैन अपनी प्रिंटिंग मशीन से शेयर की बजाय क्या प्रिंट करेगा? डिबेंचर प्रिंट करेगा। तो कैश डेबिट लोन पेएबल, ये 5 साल के लिए हो सकते हैं हम डिबेंचर इशू करें, 5 साल बाद हमें ये रीपे करने पड़ेंगे। तो कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, जिस तरह ये वाला है बिल्कुल 100%। दूसरी और चौथी एंट्री सेम है, कोई लिखना चाहे तो सेम एज टू, सेम एज टू 100% टू है, उधार होता है ये और कुछ भी नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 सेम एज टू। अच्छा जी, ये तो उधार लिया इसने, तो फिर किसी ने दिया भी होगा, किसी ने दिया भी होगा, वो बंदा इसको इसलिए इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि इन इन्वेस्टमेंट्स पर से इंटरेस्ट मिल रहे हैं और इन इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिल रहे हैं। अगर आप मुर्गी खरीदे तो अंडे मिलेंगे और अगर आप गाय खरीद ले तो दूध मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बंदा इसको क्यों बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं? क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बदले से क्या मिलना है? इंटरेस्ट, और इस इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड। चलें बार बार याद करें। रॉयल फैन ने उधार लिया, बोलें कैश डेबिट लोन क्रेडिट, पहले इधर ही रहें। रॉयल फैन को फिर दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी, अपनी प्रिंटिंग मशीन से शेयर इशू किए, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। रॉयल फैन ने अपनी प्रिंटिंग मशीन से डिबेंचर इशू किए, कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट या लोन क्रेडिट। होंडा है सरप्लस फंड्स एंड इट नीड्स टू इन्वेस्ट मनी। रॉयल फैन ने लोन लिया, तो इसने लोन दिया, लोन रिसीवेबल डेबिट। रॉयल फैन ने शेयर इशू किए, तो इसने परचेज किए, इन्वेस्टमेंट डेबिट। रॉयल फैन ने उधार लिया, डिबेंचर इशू करके सफे इशू करके उधार लिया, इसने उधार दिया, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा मोहतरम, नहीं लायबिलिटीज, ये हमारा लेक्चर 1 था, कल जो हमने पढ़ा है, और अब 2 दिन ना हमने लेक्चर 2 और 3 पढ़ना। 2 दिन हमारी डिस्कशन सिर्फ इसके ऊपर होगी, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर। और इंशाल्लाह जो अगली होगी ना वो क्लास, वो लेक्चर 4 और 5 इसके ऊपर होगा, फिर हमारा IFRS 9 खत्म हो जाएगा। तो ये असल में ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हम शेयर खरीद रहे हैं, कल हमने क्या पढ़ा था? ये भी पढ़ेंगे, ये फाइनल अकाउंट में पढ़ लेंगे, इसकी टेंशन नहीं, शेयर इशू करना फाइनल अकाउंट के टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो लेक्चर 1 था, अब आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या खरीदेंगे? कल क्या खरीदे थे? शेयर, शेयर पे डिविडेंड मिला था, शेयर पे डिविडेंड मिला था। आज क्या खरीदेंगे? डिबेंचर, डिबेंचर पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अच्छा भाई, एक चीज हम नोट करें, आप एक चीज आप नोट करें,
भाईजान काले सर्कल कितने हैं? 4 और रेड सर्कल 3। रेड सर्कल कितने हैं? 3। आप मुझे बता दें एसेट, डेटा एसेट होते हैं, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, इन चारों का नाम बोलें एसेट। एक लफ्ज मेरी तरफ से फाइनेंशियल एसेट बोलें। फाइनेंशियल, बायोलॉजिकल एसेट नहीं है ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट। ये क्या है? अच्छा, इन तीनों का नाम बोलें। लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या भाई? इसका नाम कुछ और होता है प्लीज। ये लायबिलिटी नहीं होती, ये इक्विटी होती है, ये इक्विटी होती है, इसका नाम लायबिलिटी नहीं होता। तो पता नहीं अब क्या बनना है सफे का जी। ये चारों क्या है बोले? फाइनेंशियल एसेट। और ये क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और मैं ग्रीन पेन पकड़ने लगा हूं, ग्रीन पेन पकड़ने लगा हूं, और ये है इक्विटी। ये इक्विटी है, इसको इसलिए मैंने सर्कल नहीं किया था, ये इक्विटी है। और इन सब का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सब का नाम क्या है? क्या पढ़ा हुआ कहीं? अच्छा, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अच्छा, आखिर में वो याद करिएगा, 1-2 मिनट तरफ से डिस्कशन करनी है, क्योंकि आईकैप से भी ईमेल पे बात चल रही थी, तो आईकैप ने कहा इन बच्चों को आईएएस 8 भी आप लोग पढ़ाएं, FR1 वाला, क्योंकि वो कह रहे हैं IFRS 15 तो इन्होंने पढ़ा हुआ पिछली दफा, तो वो तो इनको आता ही होगा, लेकिन हम तो आईकैप ने फिर कहा ये जो बच्चे हैं इनको IAS 8 भी पढ़ाएं। बहरहाल IAS 8 पे तो नॉर्मली 10 दिन लगते होते हैं नॉर्मल सेशन में, लेकिन अब आपको 2-3 दिन 4 दिन में कराना पड़ेगा, अब उसके लिए भी कोई टाइम हमें निकालना पड़ेगा। चलें, बहरहाल अभी नोट करें क्या चीज। R1 में तो है ना, जो R1 जिनका रह गया है वो तो पढ़ ही रहे होंगे कहीं से IAS 8। अच्छा जी, चले भाई, चले 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 चले, पागल है वो, फिर ऐसे ही कह रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा, FR1 की कोई भी चीज FR2 में आ सकती है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा जी, नोट कर लिया। चले, अब मुझे बताएं जी, डेटर क्या है? एसेट। लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, एसेट। और ये तीनों क्या हैं? और ये इक्विटी। और फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी का एक ब्रॉड नाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। पहले जरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगले सफे पे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, A financial instrument is any contract, ये एक मुआहदा होता है। A financial instrument is any that give rise to both। अब जरा अटेंटिव रहिएगा। A financial asset in one entity and a financial liability in other entity। समझ आ गई? A financial asset पैदा होता है one entity की बुक्स में, और दूसरे की बुक्स में क्या पैदा होता है? Liability। देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जो एक की किताबों में क्या पैदा करते हैं? फाइनेंशियल एसेट। और दूसरे की किताबों में क्या पैदा करते हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटी। यार ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि एक की किताबों में एसेट जम रहा हो, एक की किताबों में फाइनेंशियल एसेट आ रहा हो, और दूसरे की किताबों में लायबिलिटी ना आ रही हो, बल्कि दूसरे की किताबों में इक्विटी आ रही हो। जैसे हमारा कौन सा वाला सिनेरियो है? थर्ड वाला। इसमें एक की किताबों में क्या पैदा हो रहा है? एसेट, और दूसरे की किताबों में क्या? अच्छा, अब 3 डेफिनेशन हमने और पढ़नी है। नंबर 1 फाइनेंशियल एसेट, नंबर 2 इक्विटी। जी जी, उसके ऊपर मैं बात करने लगा हूं। फाइनेंशियल एसेट्स, भाई जो पैसे हैं ना, पैसे इन इट सेल्फ ये एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। इससे बड़ी फाइनेंस की चीज और कोई नहीं हो सकती। तो पैसों को तो लॉ मेकर ने खुद ही कह दिया क्या है? फाइनेंशियल एसेट। इसमें तो और कोई बहस नहीं है। पैसे कायदे आजम के नोट जो दराज में पड़े होते हैं बिजनेस की, दैट इज कॉल्ड एज बोले फाइनेंशियल एसेट। शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को अंडरलाइन करके शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। एग्जांपल बताएं मुझे, हमारी एग्जांपल नंबर
हमारी एग्जांपल नंबर 3। एक बार याद रखिएगा, मैं फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पढ़ा हूं तो आपकी नजर ना सिर्फ इधर हो। जब मैं फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पढ़ा हूं तो आपकी नजर सिर्फ इन चीजों पे हो, रॉयल फैन पे ना हो। बताएं जी, फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है बोलें? कैश। या फाइनेंशियल एसेट इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट छोड़ें, शेयर्स, शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। भाईजान होंडा क्या कहेगा? दीज आर शेयर्स ऑफ रॉयल फैन। तो ये जो शेयर्स रॉयल फैन के हमने खरीदे हुए, ये होंडा के लिए क्या है? फाइनेंशियल एसेट। ये शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रॉयल फैन, एंड फॉर अस रॉयल फैन इज एन अदर एंटिटी। फॉर अस रॉयल फैन इज एन अदर एंटिटी। तो अब लिखें जरा ज्यादा क्लियर होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रॉयल फैन। और अगर आपके पास कोई हाइलाइटर है तो फिर आप इसकी मिसाल ये है, हाईलाइट कर लें। इसकी मिसाल ये है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। इसकी मिसाल ये है, एग्जांपल 3। जी भाईजान, राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश। एग्जांपल 1 2 4, ऊपर वाले तीनों। एग्जांपल 1 2 4, 1 2 4 नहीं, 1 2 4, 1 2 4 जरा पढ़े, क्या है? अंग्रेजी पढ़े। राइट टू रिसीव कैश। अच्छा, डेटर क्या होता है? डेटर से क्या आना होता है? राइट टू रिसीव कैश है ना, ये खुद तो कैश नहीं है लेकिन राइट टू रिसीव कैश है। लोन किसी को उधार दिया है तो उधारी वापस लेने उससे, राइट टू रिसीव कैश। किसी के डिवेंचर खरीदे हैं, वो भी पैसे हमें वापस करेगा। 2 और 4 एक ही चीज है। तो इसका नाम बताएं जी। इन चारों चीजों को साइड पे रखें। सबसे पहला फाइनेंशियल एसेट है कैश, दूसरा फाइनेंशियल एसेट है शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी, और तीसरा फाइनेंशियल एसेट है राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश। अब कितने पॉइंट्स हो गए डेफिनेशन में? 3। कितने पॉइंट्स हो गए डेफिनेशन में? 3 जी। बायोलॉजिकल एसेट, इज इट कैश? अच्छा, इज इट शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी? इज इट राइट टू रिसीव कैश? सो इट इज नॉट अ। 3 चीजें हैं, 3 चीजें डेफिनेशन में हैं। इन 3 के अलावा अगर कोई चौथी चीज है ये, तो फिर हमारी नजर में ये फाइनेंशियल एसेट, हाँ बायोलॉजिकल एसेट जरूर है, फाइनेंशियल एसेट। तो बायोलॉजिकल एसेट को हमने डेफिनेशन से निकाल दिया। किसकी डेफिनेशन से? अच्छा जी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लैंड पड़ी हुई है 16 वाली, इज इट अ कैश? नो, इट इज लैंड। इज इट शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी? तीसरा सवाल, इज इट राइट टू रिसीव मनी? नहीं, अगर आप बेच दें लैंड और पैसे ना आए, वो राइट टू रिसीव हो सकता है, लेकिन ये लैंड इन इटसेल्फ राइट टू रिसीव कैश नहीं है। तो लैंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। अब अगर आपके सामने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए और उसकी बैलेंस शीट आपके सामने आ जाए, तो उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, बायोलॉजिकल एसेट, ये कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है। हत्ता के अब आखिरी सवाल पूछने लगा हूं, होंडा एटलस कार के लिए जो गाड़ियां हैं उसको होंडा एटलस कार क्या कहती है? इन्वेंट्री। इज इट कैश? नो। इज इट शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी और दीज आर कार्स? कार्स हेल्ड फॉर सेल हैं ये तो। नंबर 3, इज इट? नहीं, जब ये बिक जाएगी और डेटर डेबिट हो जाए फिर राइट टू रिसीव कैश है। ये इन इटसेल्फ राइट टू रिसीव कैश नहीं है। तो ये 3 चीजें जो बाहर निकालनी, जल्दी जल्दी बताएं। बायोलॉजिकल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री। प्रीपेमेंट, आपने प्रीपेड कार्ड खरीद लिया साल के एंड पे मोबाइल का अपने बिजनेस के लिए, क्या अगले साल आपको पैसे मिलेंगे या मिनट्स मिलेंगे? मिनट्स मिलेंगे। अच्छा, तो प्रीपेड कार्ड जो आपने खरीद लिया या प्रीपेड इंश्योरेंस करवा ली अपने बिजनेस की, या आसान एग्जांपल आपने 2 साल का किराया अपने बिजनेस का एडवांस में दे दिया, प्रीपेड रेंट आपने कर दिया। तो अगर आपने आज खड़े होकर राइस वालों ने अगले 2 साल का किराया बिल्डिंग वाले को पकड़ा दिया था कि बिल्डिंग वाला किसी और को किराए पे ना दे, तो 2 साल के लिए बिल्डिंग का किराया दे दिया, तो इट इज प्री पेमेंट। इज इट कैश? नो, इट इज प्री पेमेंट। इज इट शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी? नो। इज इट राइट टू रिसीव कैश और राइट टू रिसीव सर्विस? सो ये भी किसकी डेफिनेशन से बाहर निकल गई? फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकल गई। फाइनेंशियल एसेट्स की एग्जांपल्स और एक्सक्लूजन्स: कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट इन, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डेटर, ये सारे क्या हैं? फाइनेंशियल एसेट। क्लियर? अच्छा, all of these are not, as it does not fall in any of the above 3 categories. Number 1, property, plant, equipment, intangibles, inventory, prepayments. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने समझना है। एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स ये होता है कि आपने ना, असल में हमारे लॉ में भी है कुछ क्वार्टर का टैक्स ना, 3 महीने का टैक्स कभी कभी हुकूमत एडवांस में मांग लेती है।
तो अब एडवांस में टैक्स जमा कराने का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में अब आप प्रॉफिट कमाएंगे, आपको टैक्स, अगेन ये राइट टू रिसीव कैश नहीं है, अब आप कमा रहे होंगे प्रॉफिट्स और आपने टैक्स, लेकिन ये एक लॉजिक सी है, इसको साइड पर रखें। ये कभी कभी लॉजिक फेल हो जाती है, कभी कभी हुकूमत टैक्स वापस भी कर देती है, हमने ज्यादा दे दिया हो। असल लॉजिक है इसके पीछे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हुकूमत का, ये एक लीगल बाइंडिंग है हमारे ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड में शर्त है, कॉन्ट्रैक्ट हो दो पार्टीज का, कॉन्ट्रैक्ट में ना दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। तो ये एक बड़ा बारीक सा पॉइंट है स्टैंडर्ड का, ये जरा गौर से समझ लें। टैक्सेस को आपने कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं कहना, एडवांस टैक्स को। द रीजन इज कि हमारे और एफबीआर में किसी सफे पे साइन नहीं होते कि मैंने तुम्हें टैक्स देना है, तुमने मेरे से लेना है, सफा लाओ साइन करें, ऐसा नहीं होता। डेटर क्रेडिटर में कॉन्ट्रैक्ट, ओ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं सफे पे, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी होते हैं। डेटर क्रेडिटर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोन रिसीवेबल पेबल में बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी सारी चीजों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिर्फ कहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? टैक्सेस में, क्योंकि टैक्स किसको पे करना होता है? हमने गवर्नमेंट को। वो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट हम पाकिस्तानी है तो हमें क्या पे करना है। इसलिए एक चीज को जबरदस्ती आप डेफिनेशन से बाहर निकाल दें, दैट इज एडवांस टैक्स। अच्छा जी, अगली किसकी डेफिनेशन आ गई? फाइनेंशियल लायबिलिटीज एनी लायबिलिटी। अब ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी चीजें, किन चीजों को डालना है फाइनेंशियल एसेट में, किनको नहीं डालना। फाइनेंशियल लायबिलिटीज एनी लायबिलिटी दैट इज अ ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। फाइनेंशियल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। क्रेडिटर को पैसे ही देने ना यार, और क्या करना है। ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। इसको काट दे आगे। ओके, तो व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन टू डिलीवर। आईएफआरएस 9 में आपने ना स्टैंडर्ड नहीं खोलने कभी। स्टैंडर्ड के अंदर ये चीजें बहुत डिटेल में दी हुई हैं और बहुत फैला के दी हुई हैं और डिफरेंट जगहों पे दी हुई हैं। आई कि अपने बड़ी थोड़ी थोड़ी सी चीजें उठा के ना उसमें से सिलेबस में डाली हैं, इसलिए आईएफआरएस 9 में स्टैंडर्ड नहीं खोलना कभी। एग्जांपल्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्लूड, अब ना तो थोड़ा अब मुझे ये बताना है आपने कि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये टेस्ट है, यहां पे 3 टेस्ट नहीं है। पहले तो मैंने 3 टेस्ट लगवाए थे ना, या कैश है, या किसी के शेयर है, या राइट टू रिसीव मनी है। यहां एक ही टेस्ट है, राइट टू रिसीव मनी है या ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। क्रेडिटर को कैश वापस करना होता है, फिक्स्ड एसेट उधार पे खरीद ली और अभी तक पैसे नहीं दिए, ये एक पेएबल होगा, लायबिलिटी होगी। एक्रूड लायबिलिटीज, बिजली का बिल पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। इसके अगेंस्ट भाईजान बिजली नहीं आनी है, इसके अगेंस्ट आपके पैसे जाने हैं, ये ना सोचना इसके अगेंस्ट बिजली आनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, बिल आ गया अभी तक पे नहीं किया, तो इट इज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। लोन पेएबल, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल है, लोन भी किस फॉर्म में वापस करेंगे, और इंटरेस्ट पेएबल में इंटरेस्ट भी कैश, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये इंशाल्लाह देख लेते हैं, डिवेंचर्स बॉन्ड्स आने वाले दिनों में आने हैं काफी। ऑल ऑफ दीज आर नॉट करंट टैक्स पेएबल, हालांकि करंट टैक्स पेएबल इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। हालांकि करंट टैक्स पेएबल इट इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो दो इट इज बोले इट इज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश बट नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, but no contract exists between us and FBR। तो इसलिए ये दिखने में फाइनेंशियल लायबिलिटी लगती है, लेकिन हकीकत में फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। कुछ बच्चे दिखने में लायक लगते हैं, लेकिन जब टेस्ट नहीं देते तो पता चल जाता है कि ये अभी मूड में नहीं है। अच्छा जी, आपने अपना घर किराए पे दिया और 2 साल का किराया एडवांस में आ गया। आपने अपना घर किराए पे दिया और 2 साल का किराया एडवांस में आ गया, उसको करेंगे डिस्कस। हाँ जी, हाँ, अब आपने अपना घर किराए पे दिया, अगले 2 साल का किराया आपको एडवांस में आ गया। अब आपने अगले 2 साल पैसे रिसीव करने हैं या आपने अगले 2 साल सर्विस देनी है। तो आपको पता है प्रीपेड का ऑपोजिट होता है ये अनअर्न्ड। आपने माशाल्लाह वो पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं IAS 12, उसमें काफी डिस्कशन हुई थी। प्रीपेड का ऑपोजिट होता है अनअर्न्ड। तो जिसने किराया दिया होता है वो प्रीपेड कह रहा होता है, और जिसने एडवांस में लिया होता है वो अनअर्न्ड करा होता है। तो ये भी बोले राइट ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस। इसके बदले आपने क्या देनी होती है, सर्विस देनी होती है। अब अगर आपके सामने कभी बैलेंस शीट आ जाए किसी कंपनी की, तो उस पर उंगली रख रख के हम बता सकते हैं ये चीजें फाइनेंशियल एसेट हैं और ये चीजें फाइनेंशियल एसेट नहीं है। वो भी जाहिर बात है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हो तो इक्विटी है। अच्छा, इक्विटी की डेफिनेशन अजीब सी है, ये बस ऐसे ही आज मूला के साथ हजम कर लीजिएगा। इक्विटी होती है बचा कुचा इंटरेस्ट। क्या मतलब, अगर कभी कारोबार बंद हो तो सारे एसेट्स बेच दो और सारी लायबिलिटीज पे कर दो, बचा कुचा जो भी है वो कारोबार वाले का है। इक्विटी की ये डेफिनेशन है। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ बचा कुचा फायदा। बचा कुचा फायदा, बचा कुचा फायदा बिजनेस में किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को। बचा कुचा फायदा इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स
लायबिलिटीज। क्लियर? तो एक दुकानदार है, इक्विटी में शेयर कैपिटल आ जाता है, शेयर प्रीमियम आ जाता है, रिटेन अर्निंग आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये इक्विटी है। कॉन्ट्रैक्ट इसमें ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता असल में, शेयर्स बाय डिफॉल्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो शेयर उसने इशू कर दिया आपके हाथ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। डिविडेंड आना है, हाँ वो भी बच्चा कुचा जो मिल रहा है आपको वो उसी की वजह से है ना, शेयर उसकी माँ है, उसी की वजह से जो अर्निंग है वो मिलनी है आपको। तो व्हाट इज इक्विटी बोले? सारे एसेट्स बेचो, सारे लायबिलिटीज पे करो, जो बचा कुचा लोगों के लिए बचे वो किसको दे दो? शेयर होल्डर्स को। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। क्लियर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इंशाल्लाह, ये भी किसी दिन देख लेंगे। सवाल शुरू करें यार, न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, अब आज के बाद मैं जब भी पढ़ा करूंगा तो आपने देखा करना है हम शेयर खरीद रहे हैं या डिवेंचर खरीद रहे हैं। कल शेयर खरीद रहे थे तो क्या मिल रहा था? इन डिविडेंड। आज डिवेंचर खरीदेंगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। पेज नंबर 385 होमवर्क हो गया था कल वाला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 385, क्वेश्चन नंबर 11। भाईजान आज के सवालों से मैंने कोई चीज नहीं काटनी, जैसे कल के सवालों में मैं चीजें काट रहा था, आज के सवालों में कोई ऐसी चीज नहीं है। एक चीज मैं अभी छुपाने लगा हूं, एक चीज मैं छुपाने लगा हूं थोड़ी देर के लिए। We purchased debentures on 1 जनवरी 2015। डिबेंचर का मतलब होता है हमने उधार दिया है। डिबेंचर का क्या मतलब होता है? हमने उधार दिया है। We purchased debentures। अगर रॉयल फैन ने डिबेंचर इशू किए थे तो हमने डिबेंचर परचेज किए हैं। चुप करो। 2 और 4 एक जैसा है। इसने उधार लिया तो एग्रीमेंट हुआ होगा कैश डेबिट लोन, लोन पेबल क्रेडिट। इसने उधार दिया तो लोन रिसीवेबल डेबिट। अगर उधार में एग्रीमेंट नहीं करना बल्कि आपने प्रिंटिंग मशीन से डिबेंचर प्रिंट करा के देने हैं तो फिर एग्रीमेंट ना करें, प्रिंटिंग मशीन से डिबेंचर प्रिंट करा के दे दें, तो फिर ऐसी सूरत में उधार लेने वाला एंट्री करेगा कैश डेबिट लोन क्रेडिट या डिबेंचर क्रेडिट, और उधार देने वाला डिबेंचर बाय कर रहा होगा, ये क्या एंट्री करेगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट। बायोलॉजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वूल मिलती है, मिल्क मिलता है। इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमने क्या इन्वेस्टमेंट की? वी परचेज्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्या मतलब? हमने डिबेंचर खरीदे, हमने उधार दिया, अगले ने डिबेंचर इशू किए होंगे और हमने डिबेंचर परचेज किए। अब कल पहली एंट्री क्या की थी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट। और आज पहली एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट और कैश क्रेडिट। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। डिबेंचर्स के मुंह पे क्या वैल्यू लिखी हुई थी? 50,000, और हमने खरीदा भी कितने का? 50,000 का। कोई डिफरेंस आएगा आगे जाके, वो अगले सवाल में देखेंगे। फिलहाल डिबेंचर के मुंह पे क्या लिखा होता है? डिबेंचर कितने के हैं और हमने भी कितने के खरीदे? 50,000 के। चलें जी, पहली एंट्री बता दें। डिबेंचर खरीदने की, बायोलॉजिकल एसेट खरीदने की, पीपी खरीदने की, शेयर्स खरीदने की, जो एंट्री सारी चीजों के खरीदने की होती है, फिक्स एसेट खरीदने की, उसी तरह इसकी भी एंट्री। तारीख बताएं। 1 जनवरी 15। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट जी। अब इन इन्वेस्टमेंट्स पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इट कैरीज सालाना इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, अगला बंदा पे करेगा और हम रिसीव करेंगे, पेएबल एनुअली इन एरियर्स। यानी 1 जनवरी 15 का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 को हमें मिलेगा। कूपन रेट, कूपन रेट मतलब उसके ऊपर फेस पे जो रेट लिखा हुआ है, फेस पे इंटरेस्ट रेट जो लिखा हुआ है, ठीक है, कूपन रेट कहते हैं डिबेंचर के फेस पे जो इंटरेस्ट रेट लिखा हो। तो डिबेंचर के फेस पे जो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, इसको काटना नहीं है, ये मैंने छुपाया है, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। पॉइंट 3, डिबेंचर के फेस पे जो इंटरेस्ट रेट लिखा हो, यानी कितना इंटरेस्ट आपको मिलना है? कितना इंटरेस्ट मिलना है जी? 12%। चौथी लाइन नहीं पढ़नी।
तो लगाएं जी 12%। 5 मिनट तक नोट नहीं करना। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट के बाद हमने एक दफा की थी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर इसके बाद जो है वो इसके ऊपर हमें कोई खुशी भी आ सकती है, जैसे बेबी बॉर्न हो गया था, कोई और खुशी आ गई थी। लेकिन इधर क्या होगा, इधर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कल क्या मिल रहा था, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। आज कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं, कैश डेबिट, 5 मिनट तक नोट नहीं करना, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना प्रिंसिपल है भाई, बातें नहीं करनी यार आज, भाई 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 बातें नहीं करनी यार, बातें नहीं करनी। 50,000 ज़रब 12%, 6,000। लेकिन भाई हम जो है ना इस इंटरेस्ट को फौरन रिकॉर्ड नहीं किया करेंगे, हम पहले बुक करेंगे इंटरेस्ट को, फिर रिसीव करेंगे। यानी इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री अलग करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री अलग करेंगे। भाई अब तो इधर ही कैमरा रखा करो, थोड़ा सा ये मिस हो रहा होता है, मैं यहाँ चला जाता हूँ तो नजर आता रहूँ इधर तक। अच्छा अब जी मोहतरम क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कैश, अब आप मैं एंट्रीज मिटा के मैं चेंज करने लगा, अगर आपने ना देखा तो ये लूज हो जाएगा आपका, एक बीच में से एक कड़ी लूज हो जाएगी, मसला हो जाएगा। बोले जी पहले मैं इंटरेस्ट बुक कर लूँ, बुक करने का मतलब एक्रूअल बेस पे बुक कर लूँ, और फिर मैं एक और एंट्री करूंगा, वो बुक करने की नहीं होगी वो, और ये मुझे पता है एक ही दिन में बुक होने, एक ही दिन में रिसीव होने। आप कह रहे होंगे बुक करने की अलग से क्या जरूरत है, लेकिन मुझे करने दें। अच्छा जी पहले बुक करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट 12%, ये इंटरेस्ट क्या हो गया, बुक हो गया। अब इंटरेस्ट रिसीव करें, कैश डेबिट, 5 मिनट तक नोट नहीं करना, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कितना जी, 6,000। अब बज़ाहिर इस एंट्री का कोई फायदा अलग से करने का नजर नहीं आ रहा, पहले हमने इंटरेस्ट को बुक किया, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और फिर हमने कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट किया। लेकिन हम इस एंट्री को इसी तरह किया करेंगे, कई दफा आने वाले दिनों में बुक करने की अमाउंट, रिसीव करने वाली अमाउंट में कोई मसला हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है, इसलिए हम आज से आदत डाल लेंगे बुक करना और रिसीव करना अलग अलग। बुक मींस बनता कितना है और रिसीव मींस मिला कितना है। आखिरी चेंज्ड वर्जन जिसके बाद मैं आपको ग्रीन सिग्नल दे दूंगा नोट करने का, इंटरेस्ट रिसीवेबल हम अकाउंट नहीं खोला करेंगे, हम इसी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करा देंगे, इन्वेस्टमेंट से डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल डेबिट करने की बजाय इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देंगे। यानी ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट 6,000 से ग्रो कर गई, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह इन्वेस्टमेंट डेबिट किया करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट। लेकिन आज पहली क्लास है इसलिए मैं साथ ब्रैकेट में लिखूंगा, कल से इंशाल्लाह लिखना बंद कर देंगे इसको। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट यानी रिसीवेबल डेबिट और खुशी क्रेडिट, लेकिन खुशी मिल भी बाद में। तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कम होगी हमारी क्योंकि पैसे मिल गए हमें, तो असल में क्या क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा मजे की बात सुने, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आ जाके फिर 50,000 रुपए खड़ी होंगी, कैसे, इन्वेस्टमेंट की कितने की, बढ़ाई कितने की और कम कितने से की, तो इन्वेस्टमेंट्स दोबारा किस पे खड़ी होंगी, 50,000 पे। तो आज तो कोई ऐसा मजा नहीं आ रहा, जब कभी बुक करने और रिसीव करने वाले में कोई डिफरेंस आएगा और उसकी कोई वजह होगी तो फिर इंशाल्लाह इस एंट्री का जो अलग अलग आपको वजह समझ आएगी। तो अब आप एंट्रीज नोट कर लें, ये पहले साल की एंट्रीज होगी, दूसरा साल इकट्ठा करेंगे। तो 2015 ओके, तो ये बिल्कुल शेयर्स की तरह था, समझ लें। शेयर्स में हम डिविडेंड का रिसीवेबल बुक नहीं करते, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा जी, अच्छा पॉइंट 4 पढ़ें जी, इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम्ड, रिडीम्ड उधार वापस हो जाएगा भाईजान, उधार वापस हो जाएगा।
हमने उधार दिया था, अब उधार वापस ले लेंगे, जिसको उधार दिया था उसे उधार वापस ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स विल बी एट फेस वैल्यू एट 50,000, 50,000 ही उससे इंशाल्लाह वापस ले लेंगे एट द एंड ऑफ 2 years, दूसरे साल के एंड पे। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट बुक कर लेता हूं मैं, उसके बाद उससे जाकर उधार भी वापस ले लेंगे। उधार वापस लेने की वही एंट्री होगी जो उधार देने की हुई थी। उधार देने की एंट्री क्या हुई थी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री उल्ट हो जाएगी। अच्छा, अगले साल मोहतरम इंटरेस्ट मैंने रिकॉर्ड करना है 31/12/16 पे। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट एंड डिबेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये वाली एंट्री तो करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगले साल फिर कुछ नहीं हो रहा, 2016 का साल चल रहा है मेरा। बोले जी एंट्री इन्वेस्टमेंट एंड डिबेंचर, लेकिन आज पहली क्लास है, मैं तो सिर्फ अभी इंटरेस्ट बुक करने लगा हूं। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, अभी भी नोट नहीं करना थोड़ी देर, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 50,000 ज़रब 12, वो मैं आपके सवाल भी देख लेता हूँ। ये कितना आ गया? 6,000। और अब इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 31/12/16, कैश डेबिट इंटरेस्ट मिल जाएगा मुझे, कैश डेबिट, और बोले 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 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्रेडिट, कितने से? 6,000। क्लियर? अच्छा, उधार दिया, इंटरेस्ट कमा, चुप चुप रहिएगा थोड़ी, मुझे बोलने दें। उधार दिया, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट मिला, उधार वापस ले लिया। देखते रहिएगा, उधार दिया, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट मिला, उधार वापस ले लिया। इसकी उल्टी एंट्री बता दें, इसकी उल्टी एंट्री बता दें। 31/12/16 उधार वापस ले लिया, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट। 50,000 रुपया 2 साल इन्वेस्ट करके हमने 12,000 कमा लिया, 6 × 6 12, बस इस किस्म की कोई कहानी हुई है। 50,000 रुपया किसी को देके पहले साल 6,000 कमा लिया, दूसरे साल 6,000 कमा लिया। अब मोहतरम इस दोनों एंट्रीज को बेहतर है आप इकट्ठा कर दिया करें, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर दिया करें। क्यों? ये दोनों एंट्रीज देखें अब सेम ही है ना, उधर इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर उधार वापस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर क्या वापस मिल रहा है? प्रिंसिपल वापस मिल रहा है। तो क्या इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा किया जा सकता है? इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना उधार वापस मिलेगा? 50,000। तो क्या बन गया? 56,000। ये प्रिंसिपल हमें वापस मिल गया और ये इंटरेस्ट। क्लियर? उधार दिया, उधार वापस ले लिया। ये लिख लेता। और ये 6,000 क्या है? इंटरेस्ट मिला, और ये इंटरेस्ट कमाया है। सारी एंट्रीज क्या मैंने उर्दू लिख दी है। एंट्रीज के एतबार से तो बड़ा आसान है ये टॉपिक, एंट्रीज कितनी मुश्किल नहीं है। लेकिन मोहतरम हम इसको ना एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल टाइप बना के किया करेंगे, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल टाइप एक बना के किया करेंगे, और कॉलम शॉलम इसमें डालेंगे। डेट, आखिरी कॉलम बैलेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं, जरा चाती मार लें कितना है। ये 0.3 में जरा पढ़ें, इफेक्टिव कितना है? इफेक्टिवली आप कितने % कमा रहे हैं हर साल, और रियलिटी में भी कितना है? 12। अच्छा, ये पता नहीं क्या होता है इफेक्टिव, 5 से 7 मिनट बाद पता चलेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट 12%, और जो आपको रिसीव होगा, देखो बुक में क्या डाला हुआ है, कैश रिसीव डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है?
हेडिंग क्या दी हुई है इधर? कैश रिसीव्ड डाला हुआ है, कैश रिसीव्ड। इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा कितने परसेंट? यहां इफेक्टिव रेट नहीं होगा, यहां कूपन रेट होगा, यहां कूपन रेट होगा। क्या चीज? दोनों रेट सेम होंगे के लिए थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर ले अगले सवाल के लिए, अगले सवाल का वेट कर लें। अच्छा, अब स्टार्ट कहां से किया करेंगे? स्टार्ट किया करेंगे भाईजान परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सवाल में अवेलेबल नहीं है, जीरो है, सवाल में अवेलेबल नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस से स्टार्ट किया करेंगे। वी परचेज डिवेंचर एट फेस वैल्यू। व्हाट इज परचेज प्राइस? 50,000। यहां पे डाला करेंगे 1 जनवरी 15 की डेट। 50,000 पे इफेक्टिव इंटरेस्ट कमाएंगे और ये वाला मिलेगा। कमाया का रेट और मिला का रेट हमारा आज लकीली बराबर है फिलहाल, तो कमाया ये होगा और ये होगा मिला। अर्न किया और रिसीव किया। अच्छा जी, 50,000 पे 12% लगवाएं, जरा साथ साथ मेरे बनवाने आपने। 50,000 पे 12% लगाएं, 6,000 कमाया और 50,000 पे 12% लगाएं, 6,000 ही मिला, 6,000 ही मिला। किस दिन? 50,000 में कितना कमाया, कितना मिला? मिला को नेगेटिव में कर दिया करेंगे। कितना मिला? 6,000। कितनी इन्वेस्टमेंट्स अभी पड़ी हैं हमारी? 50 की ही पड़ी। इस 50 को पकड़े और 12% लगाएं, 6,000। इस 50 को पकड़ के 12%, 31, 12, 16। ये वाला 50 पकड़। थोड़ा सा मजा आने दो, अगले सवाल में जब ये दोनों चेंज होंगे ना फिर ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर होंगी। बहरहाल चलो, 50,000 जरा 12%, 6,000। और फेस वैल्यू भी कितनी है? 50,000। 50,000 जरा 12%, 6,000। अच्छा, लेकिन अगर आप ऐसे कर देंगे ना तो इसका जवाब फिर 50,000 आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर कोई मशवरा दे दें, कोई मशवरा दे दे। कमाया मिला तो समझ आ रही है, कमाया मिला मिला है, यहां तो मिला मिला है ना। दूसरे साल पे ट्रांजैक्शन ही खत्म हो गया, लोन ही खत्म हो गया, तो यहां मिला डालें या मिला मिला डालें? मिला जुला डालें। तो यहां पे मैं 6,000 जमा 50,000 अगर लिख कर, ये सब नोट सा बना जिसको मैं स्टार डाल दूं मिसाल के तौर पे, तो असल फिगर क्या आ गई? 56,000, ताकि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैच कर जाए और जवाब क्या आ जाए? 0। आप बता दें मिला क्या था पहले साल? 6। और दूसरे साल क्या क्या मिला? 6,000 भी मिला और जो उधार दिया वापस मिला। तो इस तरह अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। अभी भी आपने 1 मिनट तक नोट नहीं करना। 50,000 की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट। 6,000 कमाने की एंट्री बताएं। अब एंट्री वहां से लिंक होंगी आपकी। मिला कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। इस 6,000 की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कमाया। मिला की एंट्री बताएं। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। इसकी भी एंट्री कर दी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ये तो बैलेंस चल रहे हैं ना, इनकी एंट्रीज तो नहीं होगी। तो अब जरा एंट्रीज भी यहां से लिंक हो गई। जल्दी जल्दी रिवाइज करें, बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। अभी बुक करने हैं, सिर्फ बुक करना है, रिसीव बाद में करना है। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हाँ, आप नोट कर लो मोटिवेशन शेड्यूल। जो मर्जी समझ लो। ये क्या है? 6,000 रुपया। और ये नहीं, ये रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू यानी वापस जो मिला, वापस मिला। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में है नहीं। T.C ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, क्या कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे
क्या कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा हुआ है कि किसी चीज के ऊपर प्राइस लिखी हो 100 रुपया और आपसे दुकानदार 150 रुपया 170 रुपये मांगे और आप दे भी दें? कितने लोग कहते हैं ऐसा हुआ है कभी जिंदगी में? ऐसे कितने लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल है? वो हाथ खड़ा कर दे। तो मरी में यही तो हुआ है पिछले दिनों। तो ऐसा पॉसिबल है भाईजान जिंदगी में। आप ये ना कहिएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चीज के ऊपर कीमत लिखी हो 1000 रुपया और दुकानदार को आपकी कोई मजबूरी समझ आ जाए उस वक्त और रात को दुकानें भी सारी बंद हो और वही चीज आपको 1200 की खरीदनी पड़े। तो ऐसा हो जाता है कि चीज के फेस पे कुछ और लिखा हो और आप उससे भी ज्यादा पे करके आ रहे हो। इसको आप कहते हैं मैंने प्रीमियम पे किया। डिस्काउंट नहीं से कहते आप। डिस्काउंट में तो आप खुश आते हैं। तो आपको अगर 1000 रुपए वाला केक 1200 में मिले क्योंकि सारी दुकानें बंद हो रही है और आपको केक दिमाग पे चढ़ा हुआ है मैंने खाना ही खाना है, तो फिर 1000 रुपए वाला केक आप 1200 में भी खरीदने पे तैयार हो जाएंगे। अब आप डिस्काउंट वेल करके आए हैं या प्रीमियम पे करके आए हैं? भाईजान बात ऑन होने लगी है, आप इधर उधर मुतवज्जे अभी तो। अच्छा, तो क्या ये पॉसिबल है कि डिवेंचर के मुंह पे लिखा हो 50,000 और आपको पे करने पड़े 51? इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। वजह सुने इसकी। वजह इसकी यह है कि होंडा के पास पैसा था सरप्लस इन्वेस्ट करने के लिए। होंडा के पास पैसा था सरप्लस इन्वेस्ट करने के लिए। एंड रॉयल फैन वाज इन नीड ऑफ मनी और रॉयल फैन को पैसों की जरूरत थी। तो रॉयल फैन ने एक डिबेंचर प्रिंट किया, उसके मुंह पे लिखा 50 और मुंह पे लिख के 50 का कौन खरीदता है? तो होंडा कार्स ने कहा मैं खरीदता हूं। रॉयल फैन ने कहा भाईजान मुंह पे लिखा है 50 मिलेगा 51 का। बस बात खत्म। मुंह पे लिखे 50 मिलेगा कितना? 51 का। होंडा ने कहा क्यों? इसने कहा बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपकी, रॉयल फैन का एक नाम है, ये पैसे आपके डूबेंगे नहीं। होंडा सोचने पे मजबूर हो गया, उसने कहा ले लो देखी जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स के मुंह पे कितना लिखा हुआ है? 50। होंडा ने कितने का खरीदा? वो सारी बातें याद है। रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी और होंडा के पास सरप्लस पैसा है। होंडा इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे लेकिन सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे। तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ा। 50,000 की बजाय कितना पे करना पड़ा? अगले सवाल में मैं यहां 51 लिखूंगा, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन फेस वैल्यू कितनी होगी? 50। लेकिन लिखूंगा कितना यहां? क्योंकि मैंने परचेज कितने में करूंगा? 50 वाली चीज कितने में परचेज करूंगा? 50। दुख तो होगा 1000 रुपया ज्यादा पे किए। सोचे सोचे मैं खरीदने वाला खरीदार को दुख तो होगा, मेरी मजबूरी से अगले ने फायदा उठाया और मैंने कितने रुपए ज्यादा पे किए हैं? 1000 रुपए ज्यादा पे किए हैं। अब 12% इंटरेस्ट वो मुझे देगा पहले साल, लेकिन वो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलता है 50,000 पे। इंटरेस्ट परचेज प्राइस, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देगा 50,000। ये वाला इंटरेस्ट ना हम फेस वैल्यू पे निकाला करेंगे। ये वाला इंटरेस्ट हम किस पे निकाला करेंगे? फेस वैल्यू पे। अच्छा, अब फेस पे कितना लिखा है? 50, लेकिन मैंने कितने का खरीदा है? 51 का। लेकिन पहले साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50,000 जरा 12%। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 जरा 12%। दूसरे साल मैं जाके कहूंगा मुझे उधार वापस चाहिए, दे दो पैसे वापस करो मेरे, मैंने जो तुम्हें उधार दिया था मुझे। कहता है 48,500 वापस ले लो। हमने कहा यार 50,000 तो मुंह पे लिखा हुआ है। कहते हैं बस इसी तरह है। कहते हैं, और ये चीजें ना एग्रीमेंट के शुरू में तय हो जाती हैं। कहते हैं बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आपने कहा मानना सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जान ले ले फिर हमारी। कहते हैं नहीं, दोनों दफा आपको डज लगाऊंगा, दोनों दफा आपकी जान लूंगा, दोनों दफा आपके साथ हैंड होगा। नंबर 1, पहली दफा कब? जब आप 50,000 मुझे उधार दो देना चाहोगे तो मैं 51 लूंगा। तो आपने आप डिबेंचर कितने के खरीदे? 51 के। जब आप वापस गए 2 साल के एंड पे, आपने कहा मेरा 50 वापस करो, उसने कहा ये लो 48,500। अब 1000 रुपए का नुकसान मुझे स्टार्ट में हुआ। उस वक्त मुझे प्रीमियम की वजह से 1000 पे करना पड़ा। और जब वापस आए पैसे लेने की बारी, जब हम इन डिबेंचर को रियलाइज करवाने गए, रीपे करने गए, समझ लें वो पैसे लेके आ रहे हैं हमारे पास, तो अब वो हमें कितने पैसे दे रहा है? 50,000 दे रहा है या वापस लेंगे हम 48,500? मिलना कितना चाहिए था? कम से कम 50। उधार वापस कितना लेंगे? 48,500। अब सोचें मेरे कैश फ्लोज बनाएं, होंडा के कैश फ्लोज बनाएं, बताएं जी। आउटफ्लो सिर्फ कैश फ्लोज बनवा रहा हूं, ये चीजें नहीं करवा रहा अभी। कैश जहां जहां आ रहा है। मेरे 50 वाली चीज प्रीमियम की वजह से कितने की मिली? 51 की। और इधर देखें सारे 51 की मिली। इंटरेस्ट 6 ही मिलेगा। इसको छोड़ें, इसको मैं बाद में निकलवाऊंगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ओके, इधर भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 51,000 की इन्वेस्टमेंट करके 6,000 इंटरेस्ट मिला, फिर दोबारा कितना मिला? 6,000। लेकिन जब उधार वापस लिया तो 48,500। 50,000 की बजाय कितने पैसे दिए थे? 1000 प्रीमियम पे किया, मुझे नुकसान हुआ। जब वापस लेने गया 51 मिले या उल्टा 48,500?
1500 का मुझे और नुकसान हुआ, 1000 का नुकसान खरीदते हुए हुआ, 1500 का नुकसान बेचते हुए, या जो मर्जी समझ लें आप इसको। 1500 का नुकसान एंड पे हुआ, 1000 और 1500 का नुकसान 2500। मैं 2500 का नुकसान इसलिए, उसको उठा, मैं 2500 का नुकसान इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मुझे 12000 मिलना है। मैं 2500 का नुकसान इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मुझे 12000 मिलना है, तो मुझे 12000 मिलेगा और 2500 का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। इसका मतलब है कूपन रेट या फेस वैल्यू वाला रेट तो 12% ही है, लेकिन मेरा इफेक्टिव रेट गिर जाएगा या बढ़ जाएगा। इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट, असल में हमने इसे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट ही कहना है, हमने इसे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट ही कहना है। तो इफेक्टिव रेट मेरा गिर जाएगा या बढ़ जाएगा? गिर जाएगा। मेरा इफेक्टिव रेट गिर जाएगा, 12% से गिर के 8, 9, 10% पे आ जाएगा। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है आपके सामने। पहले क्या हो रहा था, 50,000 जा रहा था मेरे पास से। कितना जा रहा था? 50,000 जा रहा था, और 6,000 आ रहा था, और 6,000 भी आ रहा था, और 50,000 भी आ रहा था। दोनों इकट्ठे आ रहे थे। आ रहा जा रहा पे कोई मसला तो बता दें। 50,000 जा रहा था, उधार दे रहे थे। आ कितना रहा था? 6,000 का इंटरेस्ट पहले साल आ रहा था। 6,000 का 6,000 का इंटरेस्ट पहले साल आ रहा था, और 6,000 का इंटरेस्ट दूसरे साल आ रहा था, और अपना 50,000 भी वापस आ रहा था। ये सादा सादा ट्रांजैक्शन थी, दोनों बंदों को प्रीमियम डिस्काउंट नहीं पता होता था, ये चीजें सादा सादा चल रही थी। डन, पहले ये था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 50,000 की बजाय, फिगर याद है अगर आपको, मैं कितना दे रहा हूं उधार? 51। इंटरेस्ट 50,000 पे मिलेगा, इंटरेस्ट 50,000 पे मिलेगा। पहले ये है पहला साल का स्टार्ट। पहले साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? दूसरे साल के एंड पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और साथ मैंने 50,000 वापस मांगा, चपेड़ मारी, उसने कहा अब तुझे डिस्काउंट करके मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो फिर दोबारा हमें दुख होगा। सोचें, 50 वाली चीज कितने में बाय की थी? 51 में। जब वापस करने की बारी आई तो 50 वापस मिलना चाहिए था, मिला कितना? 48,500 की फिगर याद है? 48,500। ये मेरे इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं। ये ईयर 1 के स्टार्ट में, ये ईयर 1 के एंड पे, और ये ईयर 2 के एंड पे। अब मेरा रेट 12 नहीं रहेगा, मैं एक्सेल से पूछता हूं, इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट स्टार्ट। कहते हैं वैल्यूज बताओ क्या है, और कहते हैं अगर गेस करने रेट तो गेस भी मारो। हमने कहा गेस तो हम नहीं मारेंगे। ये सेलेक्ट किया डाटा, सेलेक्ट करके ब्रैकेट की बंद, और ब्रैकेट बंद करके मारा एंटर। एंटर करके हमने इसको कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा रेट आया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में, ये ज़रब 100। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया वो इफेक्टिवली कितना बना? 9.4240, जो भी बना, बस 9.42 चले कर लें। हमारा इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना बना? बताएं, गिर के कितने पे चला गया? सोच रहे थे 12% कमाएंगे, लेकिन इफेक्टिवली कितना कमाया? अब बता दें, ये जो 9.42 मेरा आया है, इसको, ये जो 9.42 मेरा इंटरेस्ट आया है, ये 9.42 में कहां डालूंगा? इफेक्टिवली मैं 9.42 कमा रहा हूं। कम इस वजह से कमा रहा हूं कि 1,000 रुपए का नुकसान खरीदते हुए हुआ था, फेस वैल्यू की बनिस्बत 51 देना पड़ा था, और जिस वक्त लोन वापस हो रहा था 50 की बजाय 48,500 मिला। 1,000 का नुकसान इधर, 1,500 का नुकसान इधर, दोनों जगह डज लगी। 2,500 का नुकसान ने 12,000 के फायदे, 12,000 का फायदा तो याद है ना यार, 12,000 का फायदा, ये जो इंटरेस्ट है 2500 के नुकसान ने 12,000 के फायदे से जब लड़ा तो बेचारा हमारा फायदा ही कम हो गया। तो इफेक्टिवली मैं कितना कमा रहा हूं? लेकिन लकीली ये इफेक्टिव रेट आपको पेपर में दिया होगा, ये हमें निकालना नहीं पड़ेगा, ये रेट पेपर में गिवन होगा। यार एक मिनट, ये सवाल पढ़े, समझ आ रहा है? क्वेश्चन 12, वी परचेज डिवेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2015, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मुंह पे कितना लिखा हुआ है? मुंह पे 50,000।
इस पे इंटरेस्ट लगाने 12 वाला। अच्छा, अब भाईजान जब सवाल आया करेगा ना तो आपने ना मुझे 3 फिगर्स लिखवा दिया करनी है। फेस वैल्यू मुंह पे कितना लिखे है? इट इज परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ, कैलकुलेटर पकड़े, 50,000 पे 2% लगाएं, अटेंटिव रहने, आपने 50,000 पे 2% लगाएं, 1,000, 50,000 में प्रीमियम 1000 का डाल के बताएं कितने की मिलेगी चीज। कभी दुकान पे जाके चीजें खरीदें, प्रीमियम पे बहुत कम मिलती हैं, डिस्काउंट्स पे तो शायद दुकानों पे चीजें मिलती हैं, आज मैंने बताया प्रीमियम पे भी दुकानों पे चीजें मिलती हैं। तो 50,000 पे 2% डाल के आपको कितने की चीज मिली भाईजान? ये दूसरी अमाउंट साथ ही लिखें, परचेज प्राइस, अफसोस के साथ लिखे परचेज प्राइस 50, 50 वाली चीज फेस पे 50 लिखा हुआ था, मुझे कितने की मिली? 51 की। इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कूपन रेट, और ये अप्लाई होगा एट फेस वैल्यू। ये जो एग्रीमेंट में लिखा होता है ना, ये 12% ही होता है, वो मुझे 12 ही दे रहा होगा, लेकिन वो 12 50,000 पे दे रहा होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.42, वही जो भी हमने निकाला है, मैंने 0.42 लिखा हुआ था लेकिन यहां पे 424 कर दिया। जितना आगे जाएंगे ना डिजिट, उतना राउंडिंग का डिफरेंस 0 होगा। अगर मैं 9.4 इसको कर लूंगा तो हो सकता है एंड पे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल टैली ना करे, तो 9.424 के आगे भी ज्यादा चूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैंने 9.424 तक रखा है। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट रेट कितना आ गया? ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है? इफेक्टिवली जो मेरा बना, इफेक्टिवली जो मेरा बना, इसमें 12,000 का फायदा भी है, 6 और 6, और इसमें 1,000 का शुरू वाला नुकसान और 1,500 का एंड वाला नुकसान भी। इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम। हिम्मत हिम्मत, तीसरी फिगर जो पेपर में इंपॉर्टेंट होगी वो कौन सी होगी? रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। लो जी, हमारी दफा खरीदते हुए से प्रीमियम याद आ गया था, ये भी मेरे लिए नुकसान की बात है, और जब हम पैसे वापस लेने गए तब हमें डिस्काउंट करके वापस दे रहे हैं, तो दोनों दफा ही हमें ही दुख हुआ है। जब पैसे उसको दिए थे उसने ज्यादा मांग लिए, जब पैसे उसको दिए उसने ज्यादा मांग लिए 50 के बजाय 51, और जब हम उधार वापस लेने गए तो तब उसने डिस्काउंट फैक्टर लगा दिया। डिस्काउंट कितने %? ये 3%, 50,000 पे लगाया करने, ये लगाएं 50,000 पे डिस्काउंट, कितना आ गया? रिडेम्पशन इज रुपीज एट द एंड ऑफ, डेट इज 31 दिसंबर 16। पिछला सवाल और ये सवाल सिर्फ सेम है, थोड़ा सा मैंने डाटा बदला। अब रिडेम्पशन वैल्यू कोई बता दे। सोचा था कितना उधार देंगे, कितना दे दिया। सोचा था 50 तो मिल ही जाएगा, लेकिन 48,500 मिला। ओके, अब भाईजान इधर लाओ कैमरा, यहां क्या लिखा करनी है? परचेज प्राइस, और यहां क्या लिखनी है? 48,500 रिडेम्पशन वैल्यू। 50,000 कहीं नहीं जाना सिवाय इसके केस पे 12% निकलेगा। 50,000 ना मैंने दिया ना लिया, 50,000 कहीं नहीं जाना सिवाय इस पे क्या निकलेगा? बस 50,000 का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि 50,000 पे हम क्या रेट लगाएंगे? 12%। स्टार्ट करें? मुझे तो लगता है एंट्री सारी हुई हुई है, मुझे लगता है शेड्यूल का भी फॉर्मेट सारा बना हुआ है, तो कुछ भी नहीं हमें करना पड़ेगा, बस वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम पहले ये बनाया करेंगे ना पेपर में, तो पेपर में पहले ये बनाया करेंगे, बाद में क्या किया करेंगे? एंट्रीज किया करेंगे। भाईजान क्या मैंने कहा है? फेस वैल्यू जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट या परचेज प्राइस? परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ढूंढें जी परचेज प्राइस 50। सवाल आती है 3 चीजें पता होनी चाहिए, फिर सवाल शुरू किया करेंगे। परचेज प्राइस 50, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकते हैं होमवर्क में आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं है तो डन। वो भी आएगा कल, होली होली वो भी आएगा कल। अभी मिसिंग है वो जो वैल्यू आप पूछना चाह रहे हो इसकी, देखेंगे फिर, सब्र करो जरा। हाँ जी, 51 + 0। हजरात हमारी इन्वेस्टमेंट 50 की हैं या 51 की हैं? 51 की हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा जी, आप बता दें इफेक्टिव रेट कितने % होगा? 9.42। ये कमाया होगा और मिला डिफरेंट होगा, कमाया ये होगा, मिला डिफरेंट होगा। अच्छा यार, अब ना तरतीब से देखना है आपने, 50 51 पे पहले लगाएं ये, अब कैलकुलेटर सब क्या आता हूं, 51 पे ये लगाएं 4806, 48, ये कमाया या मिला? कमाया, 4806 कमाया। यार ये ना फेस वैल्यू पे लगाया था मैं, फेस वैल्यू किसी को याद हो कितनी है? 50,000 ज़रब 12, 6,000। ये गलती से ना आपने इस फिगर पे नहीं लगा दिया करना, ये किस पे लगाया करना? 50,000 ज़रब
12%। 51 प्लस 4806 माइनस 6000 49806, बस अल्लाह करें एंड पे जीरो आ जाए। चलें ट्राई करते हैं। अच्छा 49806 पे लगाएं 9.424% है कैलकुलेटर माशाल्लाह 4694 क्लियर। आखिरी वाली फिगर मुझे बता दें जरा हिम्मत करके, आखिरी वाली फिगर दूसरे साल के एंड पे क्या क्या मिलेगा, मिलेगा या खाली मिलेगा क्या क्या मिलेगा। 6000 मैंने कैसे निकाला है 50,000 ज़रब 12%, ये 6000 मिला इंटरेस्ट और क्या मिलेगा पूरा 50,000 वापस मिल जाएगा या अब उसे डिस्काउंट याद आ गया है, यानी 3% डिस्काउंट करके मुझे सिर्फ कितना मिला 48,500। बताएं हिम्मत 6000 भी मिलेगा और 50,000 मिलेगा या 48,500। ठीक है जी, अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लें। ये क्या है, नहीं कमाया नहीं मिला, ये इंटरेस्ट मिला और ये हमारी रिडेम्पशन वैल्यू हुआ करेगी जो उधार वापस मिला। मैं तो वैसे वापस मांगने गया था 50,000 लेकिन उसने मुझे सिर्फ कितना वापस किया। अब देखें पूरे टेबल में कहीं 50,000 नहीं आया सिवाय इसके केस पे कूपन रेट लगाना है। कूपन रेट ये वाला होता है 12%। 54,500 डन। एंट्रीज कर लें आप खुद ही। नहीं इंटरेस्ट भी तो आने, बाकी चीजें भी तो आनी, रियलाइज करेंगे, परेशान ना हो। कल भी हमने इसी तरह के सवाल करने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे बस। ओके यार असल में भाई ने बात छेड़ दी है, सुन लें। कैलकुलेटर पकड़ें, दोनों को जमा करें। P&L में तो ये जाने हैं ना, और भाईजान P&L में तो ये जाने हैं ना, कमाए वाले दोनों को जमा करें। 95 ये 9500 क्या है, किसी को पता हो, कोई क्लास में बता सके ये 9500 क्यों आ रहा है। 12,000 हमारा बनता था इंटरेस्ट, लेकिन उसमें से 1000 रुपए का नुकसान शुरू में हुआ था, 1500 का नुकसान एंड पे हुआ था, तो P&L में कट कटा के बेचारा सिर्फ 9500 जाएगा। अच्छा जी हजरात फरमाएं उधार कितना दिया है। वैसे मांगा तो उसने 50 था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की वजह से उसने असल में 51 अब मांगे हमसे। आगे बोलें जी 31 बार। आप तो तरतीब से चले ना, आप तो बस एंट्री वाले इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, फेस वैल्यू कहीं नहीं आएगी, परचेज प्राइस प्लस इसकी एंट्री बोले इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये P&L में चली जाएगी भाईजान 48। ये क्या है, अब मिला रिकॉर्ड करना है, मिला इज बिट डिफरेंट है 6,000। जी कैश डेबिट, उसी तरह इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक किया, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट किया। इसकी एंट्री भी इसी तरह बता दें, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट प्लस हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम और कैश डेबिट नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, नेगेटिव मींस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट कम होगी। अच्छा अगले साल इन्वेस्टमेंट खरीदी नहीं है हमने कुछ। 31/12/16 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम 4694। अच्छा क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, इंटरेस्ट मिला 6,000 और 48,500 मिला। 50,000 लेने गए थे लेकिन मिला डिस्काउंट करके 48,500। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ओहो अब इधर कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, सारी फिगर्स उधर से उठानी है, अब ब्रैकेट लगाए कोई चीज नहीं इधर करनी। 54,500
चलें जी, इंटरेस्ट बताएं जल्दी जल्दी। मैं हटता हूँ। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, वैसे तो मैं क्लासों में क्वेश्चन 13 भी कराता होता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, वैसे 5-7 मिनट में ये भी हो जाता है, लेकिन छोड़ें, बस होमवर्क का सवाल देखें। होमवर्क का सवाल पढ़ लेते हैं एक दफा। एमके लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन दैट इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे साथ साथ पढ़िएगा सवाल। डिटेल्स ऑफ विच आर एज, यार ये क्या है? फेस वैल्यू 50,000 जैसी चीज है या 51 जैसी? 50,000 जैसी। एक्सेलेंट। प्रीमियम पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज दिया या अमाउंट में दे दिया? फेस वैल्यू परचेज प्राइस एक्सेलेंट 10,800। ये प्रीमियम की अमाउंट दी है या परचेज प्रीमियम डाल के दिया है? तो 10,000 वाली चीज 800 का प्रीमियम डाल के कितने की? 10,000। 200 रुपए की क्या है सर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है? ये तो हमें आपने पढ़ा ही नहीं। और भाईजान एंट्री की भी टेंशन ना लीजिएगा, कैश में खुद ही एंट्री आ जाएगी, आपने एंट्री की टेंशन नहीं, बस छोटा सा काम करना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कल मैं भी किसी सवाल में डलवा दूंगा। भाई यहाँ जीरो की जगह क्या लिख दीजिएगा? अच्छा, अब बता दें फिगर्स क्या बनी? 10,000 या 10,800? 10,800। 10,800 क्या होगी? परचेज प्राइस। और एक और भी हमारा नुकसान हुआ 200 की क्या? इसको P&L में नहीं डालना, इसको P&L में डालना, इसको इधर कैपिटलाइज करना है। ओहो, FVTOCI या डिवेंचर में क्या है उस पर कल लंबी बहस है, अभी इसको छोड़ें। 11,000 हो गया। चले 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 आगे पढ़ें। भाईजान ये मैंने आपको बता दिया है, एंट्रीज फिर आपने उंगलियां रख के करनी है बस। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 11,000। सबर कर जाओ यार, इतनी क्या जल्दी है? कूपन रेट कितने हैं? कितने साल का डिवेंचर है? 4 साल बाद वापस होने। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं? मोहतराम बड़ी जबरदस्त बात, रजिस्टर अंदर रखने लगे वो। अगर रिडेम्पशन वैल्यू गिवन ना हो तो क्या अज्यूम करें? फेस वैल्यू के बराबर अज्यूम करनी है, परचेज प्राइस के बराबर नहीं। रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में खामोश है सवाल, तो किसके बराबर अज्यूम कर लें? लिखें, रिडेम्पशन वैल्यू साइलेंट है, फेस वैल्यू के बराबर अज्यूम करेंगे। रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में साइलेंट है, किसके बराबर अज्यूम करेंगे? फेस वैल्यू। नहीं, ओह नो 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 नो। एम के एज अ पॉलिसी टू, छोड़े यार ये पॉलिसी शॉलिसी छोड़े। नीचे आए सोल्यूशन में। सोल्यूशन में ना वो आखिरी 2 साल की एंट्रीज मैंने कोई कटवानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है आज कोई कटवानी नहीं है। वो आखिरी जो एंट्रीज है ना दोनों, वो मैंने इकट्ठी कर दी हैं, तो अलग अलग आपको पता है, अलग अलग कर दी हैं। तो आखिरी एंट्रीज आपको पता है हम इकट्ठी करते हैं, तो वो लिख लें कहीं आपसे मैच ना हो तो परेशान हो जाए। तो आखिरी 2 एंट्रीज आपको पता है हम इकट्ठी कर देते होते हैं, लिख लें, बात समझ आ जाएगी। इस तरह का शेड्यूल बना लेंगे, इस तरह का शेड्यूल। लेकिन अगले सफे पे आए, यहाँ गलती से लाख लिखा हुआ है, 10,000 है, फेस वैल्यू 10,000 है ना, यहाँ 10 साल। एक ही सवाल काफी है? चलें एक सवाल कर लें। एक IS 37 का पास पेपर का क्वेश्चन 19 और उसकी डिस्कशन भी अपलोड हुई है।